हाँ जी, बेले बैठे क्या करें जब करना है कोई काम। चलो शुरू करो, क्वेश्चन आंसर ले प्रभु का नाम। तो मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपनी एमसीक्यू की क्लास के अंदर, जो कि पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। और आज वाली क्लास है ना, बहुत ही दासू होने वाली। दासू बोले तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन है ना मैंने हाथ से लिखे, जो पुराने एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज की क्लास के अंदर डाले हैं। तो ज्यों ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर अंदर है ना उसका आंसर फेंक के मारना है ना। तो यदि आप आज वाले क्वेश्चंस के आज वाली जो क्लास है उसके 10 क्वेश्चन सही कर दोगे ना, तो हम आपको क्या देंगे, एक चॉकलेट देंगे। क्या देंगे, एक चॉकलेट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और पहला क्वेश्चन निम्न प्रकार से है, क्या कि किन दो तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, मेरे जिगर के छाले, और कई बार पूछा जा चुका है। अब किन दो तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है? स्कैंडियम, इट्रियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा भाई साहब, कौन सा आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा जर्कोनियम व आफ्नियम। क्या? जर्कोनियम व आफ्नियम को जुड़वा तत्व कहा जाता है। तो आपका सवाल होगा, सर क्यों इसको जुड़वा तत्व क्यों कहा जाता है? तो कारण देखो आप, मैंने आपको बताया था मेरे भाई, क्या बताया था कि जो जर्कोनियम है ना वो कौन सी श्रेणी से संबंधित है? 4D श्रेणी से। और आफ्नियम है ना वो 5D श्रेणी से संबंधित है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन आ जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, आकार इनका, आकार क्या हो जाता है इनका, सेम सेम सेम। आकार क्या हो जाता है इनका, समान हो जाता है। समान आकार के कारण इनके गुण धर्म भी समान हो जाते हैं, और जिनके गुण धर्म समान होते हैं उनको क्या कहते हैं, जुड़वा। तो जर्कोनियम और हाफनियम वो तत्व हैं जिनको जुड़वा तत्व कहा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, ऐसे नहीं है एक दो बार, बहुत बार सवाल। ICR, PVT, नीट, मतलब और कितना सिंपल सवाल है, हर जगह पूछा जाता है ये। तो ध्यान में रखना है, जर्कोनियम व हाफनियम। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। और सवाल नंबर 2 है, क्रोमियम की अधिकतम त्रिज्या किस में प्रकाशित होगी? क्रोमियम की अधिकतम त्रिज्या किस में प्रकाशित होगी? आपके पास कुछ ऑप्शन है, जल्दी कमेंट करो। K2Cr2O7, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन K2Cr2O4, सी ऑप्शन Cr Cl3, और डी ऑप्शन Cr और CO6। बताओ जरा जल्दी से, बताओ जरा जल्दी से, है ना, कौन सा आएगा? तो त्रिज्या अपन कैसे निर्धारित करते हैं? त्रिज्या अपन निर्धारित करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था से। कैसे? कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो परिरक्षण प्रभाव कम होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज क्या होगा, कम यार। अरे यही बात है, साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा। कोई समस्या वाली बात नहीं है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो साइज कम। तो अपने को देखना है केवल इस पर आवेश किसा है। क्रोमियम का आवेश यहाँ पर देखो 7 2 14, और यहाँ पे +6, इसमें कितने, 4 2 8, इस पर +4, यही है 8 और 2 +6, ठीक है। इस पर भी क्या है, +6, इस पर क्या है 0, और इस पर क्या है +3। तो सबसे ज़्यादा आवेश जहाँ होगा उसका साइज भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 7 है भाई, +7 आएगा, 7 दूनी 14 और 2 इससे कम हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आवेश ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 0 है। 0 तो इसका साइज क्या होगा, इन सब से तो ज़्यादा ही होगा, इन तीनों से। तो इसका सही उत्तर कौन सा आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा। सही उत्तर कौन सा आ जाएगा भाई, ये डी वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, और सवाल है क्या, हाइड्रोजन की सर्वाधिक त्रिज्या किस में प्रकाशित होगी? जल्दी से मेरे को कमेंट करो इसका आंसर, जो कमेंट कर देगा उसको एक एक रसमलाई दी जाएगी, है ना। तो चलो करो सवाल, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की त्रिज्या कहाँ पर आपको प्रकाशित होगी? तो वही वाला ऑक्सीकरण अवस्था वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0,
और यहाँ पर क्या है +1, और ऑप्शन नंबर डी में क्या होगी -1। यार -1 है यार, -1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यार मेरे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यार क्या हो जाएगा, परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा। अरे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा ना, परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा भाई, कम होगा। जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज क्या होगा भाई साहब, ज़्यादा होगा। अरे कोई समस्या नहीं है ना, अरे कोई समस्या नहीं है ना, कोई फोड़ा फुंसी म्यादी बुखार ऐसी कोई समस्या। चलो जी, इसका आंसर आ गया कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और आपका सवाल है, निम्न में से सर्वाधिक आकार किसका है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक आकार किसका है, तो किसका है मेरे जिगर के छालो, मेरे लालो, मेरे बागड़ बिलो। आकार वही वाला यार, आकार को किसी साइज से देख सकते हैं अपन, ओ किसी आवेश से देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर से आवेश देखने का है अपने को, तो यहाँ पे माइनस आवेश है, और ये नहीं अलग अलग तत्व आ गए। चलो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। यहाँ पर देखो सी और डी ऑप्शन में, सी और डी ऑप्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो निश्चित सी बात है यार, अपन क्या 10 वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका साइज क्या होगा थोड़ा सा, अरे उनका साइज क्या होगा थोड़ा सा बड़ा ही होगा, क्योंकि ये आवर्त सारणी में किधर है, थोड़े से आगे हैं। लिथियम के जस्ट नीचे है क्या, सोडियम। तो निश्चित सी बात है लिथियम से तो बड़ा ही आकार होगा सोडियम का, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और हाइड्रोजन और फ्लोर इनमें देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है माइनस आवेश है और यहाँ पे प्लस आवेश है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये, समान इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के अंदर, लेकिन इसके अंदर तो परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है कितने 10 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए, यानी परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा, जेड इफेक्टिव कम। यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। प्रोटॉन अभी भी इसके पास 11 है, तो 11 प्रोटॉन यहाँ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यहाँ पे क्या है 9 जो प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या हो रहा है 9 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, तो यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव क्या हो गया ज़्यादा, सी ऑप्शन के अंदर। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा सी। देखो कोई भी क्वेश्चन यदि समझ में ना आए ना तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सर्वाधिक आकार किसका है। तो किसका है सर्वाधिक आकार, आपके पास 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन, लिथियम, फ्लोरीन और सोडियम, है ना। तो किसका सर्वाधिक आकार होगा बताओ जरा। तो निश्चित सी बात है यार, ये यहाँ पे माइनस नहीं होगा, सवाल गलत है, अभी सही है सवाल। बताओ ए बी सी डी, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। तो इस यहाँ पर क्या माइनस प्लस तो है नहीं। फ्लोरीन क्या है एक आवर्त में आगे जाता है, तो आवर्त में तो आकार क्या है घटता जाता है, लेकिन सोडियम क्या है प्रथम आवर्त का और लिथियम से नीचे आएगा, तो कौन सा हो जाएगा इसका, सोडियम हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो, मैंने कल वाली क्लास में इसको बहुत डिटेल में करवाया है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे, ठीक है। अरे आवर्त सारणी में करके देख सकते हो, इधर तो हाइड्रोजन है, फिर नीचे क्या है लिथियम, लिथियम को आगे इसी लाइन में आप चलोगे तो फ्लोरीन आएगा, लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम है। तो आवर्त सारणी में इधर तो इधर जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या है घटता है, और ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज क्या है बढ़ता है। तो यहाँ पे सोडियम का ही होगा ज़्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, किसका आकार सर्वाधिक है। फिर से साइज वाला क्वेश्चन, और साइज वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आप इस सवाल का जवाब दे दोगे ना, मैं मान लूँगा आपको कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ना, वो मैंने थ्योरी वाली क्लास में नहीं बताया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि MCQ वाली क्लास आप अटेंड करो, है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ बताता हूँ मैं। तो इसमें कौन सा आएगा भाई बताओ, आपके पास ऑप्शन है लिथियम, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना एक्वस लिख रखा है मैंने, क्या एक्वस लिख रखा है, यानी कि जलीय माध्यम में बताना है आपको साइज। तो किसका आकार सर्वाधिक होगा, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है क्या, कि जितना छोटा आकार, अब ये तो पता है अपने को कि एक ही वर्ग के तत्व हैं सारे, एक ही वर्ग तत्व में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा साइज बढ़ेगा, तो इस हिसाब से तो होना चाहिए रुबिडियम का सबसे ज़्यादा साइज। लेकिन होगा क्या कि लिथियम का आकार बहुत ही छोटा होने से क्या होगा, जो जलयोजित बहुत ज़्यादा होगा ये, है ना, जलयोजित ये बहुत ही ज़्यादा होगा। इसके चारों ओर क्या है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है ना आ जाएंगे बहुत सारे,
छोटा आकार है तो इसको घेर लेंगे सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रुबिडियम बहुत बड़ा आकार है और चार्ज इस पे क्या है, 1 प्लस का चार्ज है ना, तो हाइड्रोजन को इतना जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाता, ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से लिथियम के पास ज़्यादा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, जलीयोजित आयन होंगे, और रुबिडियम के पास कम होंगे। तो इस कारण है इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम आने के कारण इसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि आवेशित जो होंगे एलिमेंट से, उनका एक्वस माध्यम में जितने छोटे होंगे ना, वो उतना ही बड़ा ज़्यादा जलीयोजन होगा। जितना ज़्यादा जलीयोजन होगा उनका आकार भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा लिथियम, है ना, ये ऑप्शन आ जाएगा। लिथियम का आकार सबसे ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि जलीयोजन समानुपाती होता है किसके, जलीयोजन समानुपाती किसके होता है, जलीयोजन, मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे, जो जलीयोजन है वो समानुपाती होता है किसके, आयन के आवेश के, आयन के आवेश के, ठीक है। तो यहाँ तो लिथियम का छोटा सा आकार है तो आवेश पूरे पे वितरित है, मैं कह सकता हूँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे रुबिडियम का आकार बहुत ज़्यादा होता है तो इस पे चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी कम है तो H2O के मॉलिक्यूल्स को आकर्षित कम करेगा, आकर्षित कम करेगा तो जलीयोजित कम होगा। जितना कम जलीयोजित होगा आकार उतना ही कम हो जाएगा जल के अंदर, है ना। और उसके जलीयोजन के समानुपाती कर सकता हूँ मैं 1/, आयन का आकार, आयन का आकार। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आयनिक गतिशीलता सर्वाधिक किसकी होगी। आयनिक गतिशीलता बतानी है आपको। तो अपने को पता है कि गतिशील ज़्यादा कौन होगा, अरे जो दुबला पतला होगा। गतिशीलता ज़्यादा किसकी होगी, किसकी होगी, जो दुबला पतला ज़्यादा होगा उसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी। यार मोटा आदमी ज़्यादा थोड़ी दौड़ सकता है इधर उधर, है ना। तो अपने को पता है यहाँ मोटा सबसे कौन है, एक्वस मीडियम में मोटा सबसे कौन होता है, लिथियम होता है। तो मैं कह सकता हूँ लिथियम की गतिशीलता क्या होगी, कम। और यहाँ पे सबसे छोटा कौन है जलीयोजित में, रुबिडियम, तो इसकी गतिशीलता क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा, अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रुबिडियम, यानी कि रुबिडियम की गतिशीलता सर्वाधिक होगी, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे ना एक्वस नहीं लगाता, यदि ये एक्वस वाला मैं नहीं लगाता, ठीक है, यदि मैं एक्वस नहीं लगाता तो आप बताओ कि गतिशीलता सर्वाधिक किसकी होती। फिर निश्चित सी बात है लिथियम का सबसे छोटा आकार होता और लिथियम की गतिशीलता सबसे ज़्यादा होती, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि गतिशीलता ज़्यादा, गतिशीलता समानुपाती होगी किसके, 1/, साइज के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में n का मैक्सिमम मान किस स्थिति में होगा। अब ये क्वेश्चन है ना, बनाए गए क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक इसी के क्वेश्चन जैसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको देख के मैंने ये क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से n का मान मैक्सिमम किस में होगा। तो लिथियम है, और लिथियम के साथ क्या अटैच है यहाँ पे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। सोडियम के साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के नहीं H2O के, बेरिलियम के साथ H2O के, मैग्नीशियम के साथ भी H2O के मॉलिक्यूल्स। अब आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा किस में होंगी। अब सेम वही बात है, जलयोजित कौन होगा, जो जितना जलयोजित होगा उसके आसपास उतने ही ज़्यादा H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो अपने को यही तो बताना है H2O के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कहाँ होंगे, यानी कि अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में अपने को बताना क्या है, अपने को ये बताना है कि जलयोजित कौन सा आयन ज़्यादा होगा। क्या बताना है, जलयोजित कौन सा ज़्यादा आयन होगा, जलयोजन किसका ज़्यादा होगा। जिसका जलयोजन ज़्यादा होगा ना उसका साइज क्या होगा, जलयोजन ज़्यादा किसका होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका जलयोजन ज़्यादा होगा। और यही बात है, तो साइज छोटा किसका होता है, देखो लिथियम और बेरिलियम की अगर बात करें तो बेरिलियम का साइज छोटा होता है। सोडियम और मैग्नीशियम की यदि बात करें, सोडियम और मैग्नीशियम की अगर बात करें, देखो इसको आवर्त सारणी के हिसाब से देखो आप, थोड़ा सा मैं यहीं पे बना देता हूँ, एक सेकेंड आप वेट करिए, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, है ना। इनको मैं ले आता हूँ यहाँ पे और इनको मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या किसी को। यहाँ मैं आवर्त सारणी ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये होगी अपनी क्या, आवर्त सारणी इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें होता क्या है कि लिथियम यहाँ होता है, उसके नीचे क्या होता है, सोडियम, इधर क्या है बेरिलियम और इधर क्या है मैग्नीशियम। इधर तो इधर जाओगे ना तो साइज में क्या होती है, कमी,
यानी मैं कह सकता हूँ लिथियम से छोटा क्या है, बेरिलियम। और इधर से इधर जाओगे तो क्या होगी, साइज में बढ़ोतरी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो है सोडियम, और सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम। तो बेरिलियम सबसे छोटा बेरिलियम है, तो बेरिलियम जल योजित ज़्यादा होगा यानी सबसे छोटा। मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे सबसे छोटा, ठीक है। तो जलयोजन सबसे ज़्यादा किसका होगा, जलयोजन बेरिलियम का होगा। और जलयोजन का मतलब ये है कि उसके आसपास H2O के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बेरिलियम +2 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अपने को क्या करना है, एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स है ना उनका साइज का ऑर्डर बताओ, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो अपने को पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये देखो अभी बना देते हैं अपन। लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और एंडियम, ठीक है। इन सब का अपने को साइज का क्रम बताना है। तो साइज का क्रम किस प्रकार से होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये ध्यान में रखना आपको, महत्वपूर्ण है। क्या थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये लो, अभी आपको सही समझ में आएगा। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण है। तो सबसे छोटा साइज अपने को पता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज में कमी आती है। तो सबसे छोटा साइज हो गया बेरिलियम का, उसके बाद बड़ा किसका, लिथियम का। लिथियम के बाद बड़ा होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बाद बड़ा किसका होता है, सोडियम का। सोडियम के बाद किसका होता है, कैल्शियम का, ठीक है। और कैल्शियम के बाद किसका बड़ा होता है, स्ट्रोंशियम का। स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम का। बेरियम के बाद किसका, पोटेशियम का। पोटेशियम के बाद रुबिडियम का। रुबिडियम के बाद सीजियम का। सीजियम के बाद फ्रेंशियम का। फ्रेंशियम के बाद किसका, इन दोनों का, ठीक है। इसको ना यहाँ तक ज़्यादा इफेक्टिवली आप याद रखो, ठीक है, ये वाला। तो क्रम क्या हो गया अपना, क्रम क्या हो गया मुन्ना, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बिगेस्ट एलिमेंट कौन है, सीजियम। ये क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, बेरिलियम, सबसे छोटा। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्रम हो जाएगा। वैसे मैं इसको आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करूँ ना, तो बेरिलियम सबसे पहले, उसके बाद लिथियम, उसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद स्ट्रोंशियम, इसके बाद बेरियम, इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद रुबिडियम और इसके बाद सीजियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है ये ऑर्डर पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना क्या है, अगला सवाल है कि पूछ रखा है इसमें कि लिथियम की रेडियस और बेरिलियम की रेडियस, इन दोनों का अंतर यदि x है, लिथियम और बेरिलियम की जो रेडियस है उनमें अंतर x है, तथा बेरिलियम तथा बोरोन की जो रेडियस है उसके अंदर अंतर y है, तो सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। क्या करना है, सही विकल्प का चुनाव। x ज़्यादा, x y के बराबर होगा, x y से बड़ा होगा, x y से छोटा होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन होगा आपके सामने। 12वें क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि सोडियम की रेडियस और लिथियम की रेडियस का अंतर यदि x है, और पोटेशियम की रेडियस और सोडियम की रेडियस का अंतर यदि y है, तो सही विकल्प का चुनाव करो। x y के बराबर होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। दोनों सवालों को एक ही हिंट से क्वेश्चन आता है, उत्तर आता है। तो हिंट मैं आपको बता देता हूँ, करना कैसे है, हिंट बताता हूँ आपको। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ हिंट। हिंट क्या है, हिंट है साहब अपनी का प्रायोगिक तौर पर प्रेक्षित होता है। क्या, मैं लिख ही देता हूँ, चलो। प्रायोगिक तौर पर प्रेक्षित होता है, प्रायोगिक तौर पर प्रेक्षित होता है कि एक आवर्त तथा वर्ग में क्रमागत तत्वों के आकार में अंतर, क्रमागत तत्वों के आकार में अंतर सदैव घटता है, सदैव
घटता है। इसका मतलब पता है, जैसे ये लिथियम हो गया और नीचे सोडियम, लिथियम के नीचे क्या होता है सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, ठीक है। अगर मैं लिथियम सबसे छोटा, उसके बाद मान लो इतना बड़ा है, ठीक है, सोडियम फिर क्या है इतना बड़ा हो गया, पोटेशियम फिर और ज़्यादा बड़ा हो गया, तो साइज में क्या है एक क्रमागत अंतर नहीं है, ठीक है, क्रमागत अंतर नहीं है। ये अंतर है ना, गैप जो बीच का गैप है ये कम होता जाता है। मान लो इसका पैरामीटर मान लो ये 10 गुना से बड़ा है, तो आगे वाला है ना कितना बड़ा होगा, ये 9 गुना से ही बड़ा होगा, इससे आगे वाला 8 गुना से बड़ा होगा, इससे और आगे वाला 7 गुना से, यानी कि क्रमागत जो अंतर है ना वो घटता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? अरे कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो जी, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, x क्या होगा हमेशा ही बड़ा होगा। अरे x क्या होगा हमेशा ही बड़ा होगा, यहाँ पर भी x क्या होगा हमेशा ही बड़ा होगा, यानी कि क्रमागत अंतर घटता जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सवाल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जा चुके हैं कई बार, महत्वपूर्ण सवाल है, इनको करना है आपको, है ना, ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चंस को। ये जो हिंट है ना, छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक सवाल आ गया, देखो एक छोटी सी बात पे अगर एक सवाल आ गया तो अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो दिक्कत हो जाएगी। सवाल नंबर 13, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर बेस्ड ये सवाल है और आपको करना है। सवाल क्या है कि एक धातु है M, गैसीय स्टेट में, यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं तो एनर्जी की आवश्यकता होती है 240 किलो जूल, ठीक है। कल मैंने आपको आईपी पढ़ाया था, आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड, आईपी थर्ड, और ठीक इसको अन्य तरीके से दर्शा के लिख रखा है कि यदि M+ से M+2 ये यदि इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना हो एक, तो उसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है 140 किलो जूल। तो आपको क्या इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन सी बात नीचे सही लिखी हुई है, ठीक है। तो बताओ जरा, कमेंट करो इसका आंसर, इसका आंसर क्या करो आप, कमेंट करो, बढ़िया सवाल है बहुत ही। बताओ जरा क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। ये कह रहा है पहला जो अपना ऑप्शन है ना, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो आईपी है ना, M की आईपी दो आईपी, यानी कि M से अपने M+ बनाए और फिर M+2 बनाए, इसके लिए जो टोटल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है 240 किलो जूल, 240 किलो जूल। सही तो है, देखो M से M+2 डायरेक्ट इस वाली लाइन में क्या शो कर रखा है, यही शो कर रखा है। एक सेकेंड, जो ये ऊपर वाला है, जो ये वाला है, इसके अंदर यही तो शो कर रखा है कि M से M+2 जब चला गया तो टोटल एनर्जी कितनी पड़ी 240 किलो जूल। यही है M का 2 आईपी का जो ऊर्जा है, इसमें क्या दे रखा है, M की 2 आईपी का ऊर्जा कितनी दे रखी है 240 किलो जूल। तो सही है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, M की, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है M का IP1 100 किलो जूल है। M की IP1 का मतलब क्या है, M से M+ बनाने में अपने को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है 100 किलो जूल, ठीक है। अब यहाँ ये कैसे निकालेंगे, अब देखो अपने को पता है कि M से M+2 बनाने में 240 किलो जूल चाहिए, ठीक है, और M+ से M+2 बनाने में 140, ठीक है। तो M से M+ का आ जाएगा 240 में 140 घटा दें तो 100 किलो जूल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे नहीं है कोई दिक्कत वाली बात, अरे नहीं है ना। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, एकदम सही हो गया, बी ऑप्शन भी क्या हो गया, एकदम सही हो गया। 100 किलो जूल लिख रखा है, 100 किलो जूल अपना आ रहा है, पहला 100 किलो जूल, सेकेंड आईपी 140 किलो जूल आ रही है। M का IP2 यानी कि M की दूसरी आईपी, ये क्वेश्चन यार सही बना नहीं मेरे से, इस क्वेश्चन को ना कल रिपीट करेंगे अपन, सही नहीं बना ये क्वेश्चन मेरे से, इसमें थोड़ी सी परेशानियाँ हैं। ये यहाँ पर तो मैं टोटल आईपी बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कम, ठीक है। इसको एक बार छोड़ दो आप, ये क्वेश्चन ये अपन कल करेंगे, ये ऑप्शन है ना दोबारा सेट करने पड़ेंगे, ठीक है, डिलीट कर दो आप, ये क्वेश्चन कल ही करेंगे। यदि आप में से कोई पढ़ रहे हैं ना, देखना आप कमेंट करना, ठीक है, इसके ऑप्शंस बना के देखना आप कौन से होंगे। इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे सवाल है ना काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसके ऑप्शन मैं कल दोबारा आपको ना रिपीट कर दूंगा, बढ़िया तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि कक्षकों की भेदन क्षमता का सही क्रम होगा। क्या होगा? भेदन क्षमता का सही क्रम पूछ रखा आपको। भेदन क्षमता मैंने आपको कल बताया था, क्या होगा कि किसी उपकोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? भेदन क्षमता। और ये मैंने आपको बताया था, एस की सबसे ज़्यादा, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की, ये बताया था आपको। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है? देखो ज़रा, ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है सबसे ज़्यादा एस की, फिर पी की, फिर एफ की। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये देखो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट मैच हो रहा है, एस पी डी एफ, है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्न तत्वों पर विचार करो, प्रथम आईपी का क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है? इन पे विचार करो, और करना क्या है विचार, किस प्रकार से, इनके प्रथम आईपी का क्रम बताओ। ठीक है, आईपी का क्रम बता सकते हो आप, कल मैंने आपको सिखा रखा है। तो सबसे ज़्यादा जिनमें ज़्यादा प्रोटॉन है उनका देखो, इन दोनों में अंतर देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का है। तो ये 3p5 वाला 3p6 में जाना चाहेगा, यानी कि स्थायी होना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? यानी कि इसके पास 99 रुपये है, 99 रुपये तो 1 रुपया और लेके 100 का नोट करेगा ना अपना, क्योंकि जो NP6 जो होता है, ये होता है ना NH2 NP6, आखिर ये गैस विन्यास ये बहुत ही स्थायी होता है। तो ये वाला क्या करेगा? आखिर ये गैस विन्यास में जाना चाहेगा, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ना कि देना। तो अगर इससे लेंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ ई की आईपी सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद कौन सी होगी? उसके बाद सी और डी में से देखो, ये क्या अर्धपूरित विन्यास है। क्या है? अर्धपूरित। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट कल समझाया था, वो आज सुबह वाली क्लास में समझाया था। ये अर्धपूरित है, तो डी से ज़्यादा होगी, तो ई के बाद सी और उसके बाद डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी में से देखो आप, ए और बी में से देखो, ये 3p के अंदर है, ये 3s के अंदर है। तो s की भेदन क्षमता क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा? ए का थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद बी का। अरे कोई समस्या है क्या? बताओ जल्दी से, कमेंट करो। यदि कोई समस्या है तो मैं दोबारा करा देता हूँ यार। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न तत्वों पर विचार करो तथा द्वितीय आईपी का क्रम बताना है आपको, सेकंड आईपी का क्रम बताना है। ठीक है, तो सेकंड आईपी का मतलब क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यानी कि यहाँ पे तो बचा 3s1, यहाँ पे क्या बचा? 3s2, यही मतलब है। एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वो होगी IP2। यहाँ पे होगा 3s2 3p2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3s2 3p3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3s2 3p4। तो सबसे पहले डी में देखो, ई में देखो, इस वाले में इन दोनों के अगर कंपेयर करें तो ऊपर वाला क्या है? ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि अर्धपूरित विन्यास है। तो डी और ई में से किसका हो गया? डी का ज़्यादा हो गया, उसके बाद ई का। ठीक है, और सी का देखो बाद में, उसके बाद सी का हो गया, क्योंकि सी के अंदर क्या है? 2, उसके बाद हो गया सी का। S1 और S2 का अगर देखें तो ये पूर्णपूरित है, ये अर्धपूरित है, फिर बी का, और उसके बाद ए का। कोई समस्या वाली बात नहीं है? अरे नहीं है ना, बताओ जरा। ये हो गया अपना क्रम। यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आवे ना, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा कर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका द्वितीय आईपी सर्वाधिक होगा? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आपको कल बताएंगे इसका, है ना। आप कमेंट करो इसका कौन सा आंसर होगा। जिसने कमेंट किया होगा ना, सबसे ऊपर जिसका कमेंट होगा उसको इनाम मिलेगा, इनाम के रूप में नगद राशि दी जाएगी उसको। ठीक है, तो इसका बताना आपको क्रम इस प्रकार से बताना है, ए का ज़्यादा होगा या बी का ज़्यादा होगा, ऐसे ABCD किसका कैसे ज़्यादा होगा वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। तो 16 क्वेश्चन आज अपन ने किए, साइज पे बेस्ड थे और IP पे बेस्ड थे। ठीक है, तो जो कल अपनी सुबह क्लास होगी ना, उसके अंदर बाकी अपन जो पीरियोडिक टेबल है उसको खत्म करेंगे, और सारे जो पुराने आए हुए क्वेश्चन है ना, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण सवाल, और जो आपके लैब सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, वो सारे सवाल आपको पूछेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप करते रहना, और MCQ वाली क्लास लिया करो यार, ऐसा छोड़े मत करो क्लास।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह।